सभी को नमस्ते बच्चों। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम अपने आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। तो हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट टॉपिक। जैसा मैंने कहा था अपने लास्ट लेक्चर में कि हम जो है ओसी के इवन सारे सब्जेक्ट के टॉपिक्स को छोटे छोटे में पढ़ेंगे ताकि वीडियोस भी क्या हो, वो छोटी हो और एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो। ठीक ना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और वो चीज़ें दिमाग में छप जाए। राइट। तो हमने लास्ट लेक्चर में नेचर पढ़ा था, जिसे हम फीचर भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल्स का जो मैनेजमेंट के होते हैं। राइट। अब आज हम पढ़ने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। सिग्निफिकेंस को आप कह सकते हो इम्पोर्टेंस। ठीक ना, क्या क्या महत्व रखते हैं जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में। राइट। सो एज वी हैव डिस्कस द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमने ऊपर नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा। इट कैन बी सेड दैट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। यस, हमारा पहला ही नेचर था यूनिवर्सल एप्लीकेबल या यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह अप्लाई होंगे। दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स विच वी आर रिकरिंग। और जो प्रिंसिपल्स हैं जो हम लोग पढ़ने वाले, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, हेनरी फॉयल के 14 प्रिंसिपल और एफ.डब्ल्यू. टेलर के ऑलमोस्ट 7 की 6 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। तो जब उन्हें हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो प्री डिटरमाइंड सॉल्यूशंस हैं अपने बिजनेस को चलाने के। बिजनेस को चलाने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उन प्रॉब्लम्स का वो सॉल्यूशन है एक तरह से। राइट। दे आर गाइडिंग द मैनेजर, सो इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉर एवरी मैनेजर टू नो देम। और वो एक तरह से गाइडेंस की तरह काम करते हैं। हम लोगों ने सेकेंड नेचर भी पढ़ा था, जनरल गाइडलाइंस, यही पढ़ा था ना हम लोगों ने सेकेंड नेचर। चलो देख लेते हैं। देखो, सेकेंड ही हमारा था फीचर जनरल गाइडलाइंस, पहला क्या था यूनिवर्सल एप्लीकेशन। वही उन्हीं पॉइंट्स को वहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हर मैनेजर के लिए ज़रूरी है कि वो उन प्रिंसिपल्स को जाने। इन एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इन ग्रुप एक्टिविटी वन नीड टू अप्लाई प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू नेचर, साइज एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, जब इन सारे प्रिंसिपल्स के बारे में हमारे पास जानकारी होगी तो इस जानकारी के आधार पे चाहे बिजनेस को कौन सा भी बिजनेस हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, कोई भी टाइप हो, एनी टाइप ऑफ बिजनेस, साइज, रिक्वायरमेंट, नेचर, कुछ भी हो, जैसी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम इन प्रिंसिपल्स को क्या कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं बहुत अच्छे से। राइट। These principles are tested and practiced worldwide for many years। ये भी हमने ऊपर नेचर में फीचर में पढ़ा था कि जो प्रिंसिपल्स फॉर्म होते हैं, प्रिंसिपल जो बनाए जाते हैं, वो बहुत सालों की प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से बनाए जाते हैं। कोई एक इंसान होता है जो हमेशा ऑब्जर्व करते रहता है, ऑब्जर्वेशन के बाद वो एक थियोरी निकालता है और वो थियोरी प्रिंसिपल बन जाती है। Therefore, it is important to study significance of importance of the management principle with the help of the following course। इसीलिए हमें ये भी जानना जरूरी है। हमने तो फीचर्स तो समझ लिए प्रिंसिपल्स के, यानी कि नेचर फीचर एक ही बात है कि क्या विशेषता है उन प्रिंसिपल्स के। अब ये प्रिंसिपल्स ज़रूरी क्यों हैं, क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, उसके बारे में समझना है। तो पहला है प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। इंसाइट को हम और अच्छे से कह सकते हैं दूरदृष्टि। हिंदी में एक शब्द होता है दूरदृष्टि, यानी कि दूर तक की सोच, चीज़ों को गहराई से समझना, जानना, देखना। ठीक ना। तो प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर, तो मैनेजर को क्या करता है, सोचने और समझने की ताकत देता है। आप कह सकते हो कि कितने लंबे, कितने दूर तक, कितने आगे तक सोचना चाहिए, वो मैनेजर को सिखाता है वो प्रिंसिपल्स। सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प द मैनेजर टू अंडरस्टैंड द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या करते हैं, बिजनेस को समझने में हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स। द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल हेल्प टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम्स। सोल्यूशन एंड प्रॉब्लम, तो हमें प्रॉब्लम भी समझ में आती है और हमें उसका सोल्यूशन भी समझ में आता है। इट फर्दर हेल्प्स टू द मैनेजर टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम एंड हैंडल सिचुएशंस। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आउटकम ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल। यस, ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं ये बहुत सालों में डेवलप हुए हैं, कई सालों, कई डिकेड से चले आ रहे हैं, इवन सेंचुरीज से भी ज़्यादा समय गुजारा है इसके ऊपर।
तो ये बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों के थ्रू होकर आया है, ये बहुत काम की चीज़ है, राइट। द यूज ऑफ दिस प्रिंसिपल्स इन हेल्प इज हेल्पिंग मैनेजर्स अबाउट द मैनर इन विच ही शुड एक्ट इन डिफरेंट सिचुएशन। और ये प्रिंसिपल्स क्या सिखाते हैं हमें कि अलग अलग माहौल में, जैसे मान लो कोई रिसेशन चल रही है, मंदी चल रही है मार्केट में, तो उस टाइम क्या करना चाहिए। मार्केट में बहुत अच्छा चल रहा है, मार्केट में बहुत पैसा है, डिमांड बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो क्या करना चाहिए। डिमांड बिल्कुल नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट का सेलिंग ठप हो गया है, तो क्या करना चाहिए। ये अलग अलग सिचुएशंस में मैनेजर्स को हेल्प करते हैं प्रिंसिपल्स कि आपको क्या करना चाहिए, राइट। सो दिस टाइप ऑफ टाइमली गाइडलाइंस रिड्यूसेस द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यस, जब इन प्रिंसिपल का इस्तेमाल हम करते हैं बिजनेस के अंदर तो हमारा टाइम बचता है, हम अच्छे से काम कर पाते हैं, सैलरी जितनी दे रहे हैं उससे ज़्यादा प्रॉफिट क्रिएट कर पाते हैं, राइट। एंड द गोल कैन बी अचीव्ड इन अप्रोप्रिएट मैनर। अप्रोप्रिएट मैनर का मतलब होता है कि भाई मैंने सोचा था एक साल में इतना प्रॉफिट, तो इतना प्रॉफिट होगा अगर मैं इन सारे प्रिंसिपल्स को एकदम ध्यान से समझूंगा एज ए मैनेजर, उसको अप्लाई करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा, राइट। तो पहला पॉइंट था प्रोवाइड्स यूजफुल इंसाइट टू मैनेजर। सेकेंड है हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। यस, देखो ये बार बार वर्ड जो है ना, ये आपकी लाइफ में हमेशा ये वर्ड आते रहेगा, चाहे आप कोई भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हो, साइंस से भी करो तो भी आएगा। रिसोर्सेज जनरली उन चीज़ों से है जो किसी भी एक्टिविटी को करने में, किसी भी काम को कंप्लीट करने में, कोई भी एक्टिविटी करने में हमें यूजफुल होते हैं। जैसे अभी मैं ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, राइट, तो मेरी रिसोर्सेज क्या हैं। ये पेन टैब है जिसमें पेन है, लैपटॉप है, वाईफाई है, राउटर है, इंटरनेट है, राइट। फिर ये इंटरनेट पे बाकी सारे वेबसाइट्स हैं जिससे मैंने ये PDF डाउनलोड किया है, वहाँ से मैं टीचिंग मतलब पढ़ा पा रहा हूँ आपको, राइट। तो ये मेरे रिसोर्सेज हो गए। ऐसे ही एक रेस्टोरेंट वाले के रिसोर्सेज क्या होंगे, खाने के सारे मटेरियल, बर्तन, गैस, स्टोव, जो भी वो वहाँ पे होता है, टेबल, कुर्सी, ये सारे उसके रिसोर्सेज हो गए, ठीक ना। ठेले पे कोई सामान बेच रहा है, उसका रिसोर्स क्या है, वो खुद ठेला है। सब्जियां बेच रहा है, सब्जियां उसके रिसोर्स। तो और साथ में लोग भी होते हैं। मैंने तो अभी तक सामान के ही नाम गिनाए हैं। जब बिजनेस होता है, जैसे दुकान हो गया, राशन की दुकान, तो वहाँ पे 3-4 लोग होते हैं, सब काम करने वाले। एक मालिक होता है जो गले पे बैठा होता है, राइट। तो मालिक सबको डायरेक्शन देता है, हाँ ये छोटू ये निकाल, रामू ये निकाल, राइट। और इस तरह से वो अपना काम करता है। ये सारे रिसोर्सेज हो गए। रिसोर्सेज में लोग भी आ गए और वो चीज़ें भी आ गई जिनका इस्तेमाल करके हम बिजनेस करते हैं या हम जो भी काम करते हैं वो करते हैं पूरा, राइट। सो क्या लिखा है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का यूज़ करना। एफिशिएंट का मतलब होता है बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें क्या बताते हैं कि हमारे अपने रिसोर्सेज का कितना अच्छा इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, राइट। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर यूज। देखो यहाँ पर लिखा भी है कि हर किसी तरह की कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, उद्योग में 2 तरह के रिसोर्सेज होते हैं। एक होता है फिजिकल रिसोर्सेज यानी मटेरियल, मशीन, मनी, यानी भौतिक सामग्री हम कह सकते हैं। जैसे ये सारी चीज़ें, इंसानों को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें भौतिक है, फिजिकल। इवन ह्यूमन बॉडी भी फिजिकल है पर उन्हें हम नहीं लेते हैं, राइट। एंड ह्यूमन रिसोर्स, तो दूसरा होता है ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स ही एक ह्यूमन रिसोर्स यानी इंसान होगा तो काम कैसे होगा। तो हम ह्यूमंस क्या करते हैं, मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं, पैसे का इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस करते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, रन करता है, चलता है, राइट, यानी मैन पावर। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज रिसोर्सेज बाय पुटिंग देम टू ऑप्टिमम यूज एंड कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। यस, अगर मेरी कंपनी में 10 लोग हैं तो मुझे काम इस तरह से बांटना है कि 200 का इस्तेमाल हो पाए। ऐसा नहीं कि मैंने 8 लोगों को काम बांट दिया और 2 लोग फ्री घूम रहे हैं, इनको जो सैलरी दूंगा, पगार दूंगा, तो वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्टेज ऑफ मनी होगा, वेस्टेज ऑफ मैन पावर भी होगा कि 2 लोग एक्स्ट्रा है मेरे पास, फिर या तो उनको निकालना पड़ेगा, राइट ना। तो हालांकि निकालना भी रिसोर्सेज को बचाना ही है। निकाल दूंगा तो कम से कम पगार तो नहीं देनी पड़ेगी ना, सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, कंपनी का पैसा बचेगा, राइट। तो वैसे ही सेम मटेरियल का इस्तेमाल हमें सोच समझ के करना है। एग्जाम्पल बहुत अच्छे थे, बहुत बार हम रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदते हैं, हम एक कपड़े का टुकड़ा खरीदते हैं। टुकड़ा मतलब एक साइज का टुकड़ा, 2 मीटर 3 मीटर, और हम दर्जी के पास जाते हैं सिलाने के लिए, राइट।
दर्जी क्या करता है, उस कपड़े को इस तरह से काटता है कि कम से कम जो जिसे कतरन कहा जाता है या फिर एक्स्ट्रा कपड़े जो होते हैं, रद्दी कपड़े जो होते हैं, वो वेस्ट ना हो, कम से कम वेस्ट हो, मतलब यानी वो कटिंग ही ऐसी करता है। लेकिन वही हमें करने कहा जाए तो हम बहुत सारा कपड़ा वेस्ट कर देंगे, हाथ निकालने में, पैर निकालने में, जो भी हम बनवाना चाहते हैं उस साइज का कटिंग करने में, राइट ना। तो ये हो जाता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। वाइल मेंटेनिंग डिसिप्लिन, हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट, मैनेजमेंट ऑलवेज यूज टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। यस, कह रहा है कि भाई हेल्थी, यहाँ पे लिखा ना, हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट, डिसिप्लिन, एक तो नियम बनाना है, डिसिप्लिन मतलब सब सही से होना चाहिए, डिसिप्लिन में चलना चाहिए। और हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब होता है सारे काम स्मूथली चलने चाहिए, किसी को कोई नुकसान ना हो, किसी को चोट ना लग जाए, अच्छी कंडीशन में लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, झगड़े तो नहीं हो रहे, अनबन तो नहीं हो रहे, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन सब को चलाने के लिए कुछ टेक्निक्स, और उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय विच इंक्रीजेज द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द एम्प्लॉय एंड ऑल्सो फैसिलिटेट द इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो सिद्धांत है, वो क्या करते हैं, वो एक कोऑर्डिनल रिलेशनशिप बनाने में मदद करते हैं। क्योंकि प्रिंसिपल्स का मतलब सिद्धांत, सिद्धांत मीन्स नियम, कानून, कि कैसे बिजनेस करना है, कब क्या डिसीजन लेना है, किसका काम किसको देना है, कैसे काम को बांटना है, काम क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड होती हैं। जो हमें कौन सिखाता है, प्रिंसिपल सिखाते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे। तो जब सब कुछ क्लियर होता है तो आपसी अनबन होना लगभग लगभग ना के बराबर होता है। जैसे घर में हमने अक्सर देखा है, छोटा भाई बहन जो होते, जो भी छोटा हो, जो भी बड़ा हो, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, तो जनरली आपस में लड़ते हैं, मैं नहीं करूँगा तू ये कर ले, मैं नहीं करूँगी तू ये कर ले, जनरली होता है। माँ बाप जनरली, खासकर माएँ घर में होती हैं, चिल्लाते रह जाती हैं, लेकिन भाई बहन भी झगड़े होते रहते हैं, राइट। लेकिन वही जब काम बटा होता है कि नहीं तू ये करेगी तू ये करेगी, तो झगड़े कम होते हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं ये मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी, क्योंकि काम क्लियर है। और जब काम क्लियर होता है तो झगड़े, अनबन और काम सब कुछ अच्छे से होता है, ठीक है। झगड़े अनबन कम होते हैं और काम अच्छे से होता है, कहने का मतलब है। सेम बिजनेस में भी यही होता है कि सबके काम बटे होते हैं, सबका रोल डिसाइडेड होता है, काम की एक टाइमिंग होती है, समय होता है, पैसे होते हैं, वो सब कुछ फिक्स्ड होते हैं, जो कि प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता, किसी का कोई एम्प्लॉय वेस्ट नहीं होता, पैसे वेस्ट नहीं होते, तो सारे रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, हम ऐसा कहेंगे। और हमारा ऑफिस का एनवायरनमेंट भी अच्छा रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि भाई जो हमारी जो व्यवस्था है, ऑफिशियल व्यवस्था, एंट्री की, अकाउंटिंग की, ट्रांसफ़र की, वगैरह वगैरह, सब कुछ अच्छे चलती है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा है, यूज ऑफ स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्वालिटी ऑफ और प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कह रहे हैं भाई कि हमने बहुत स्टैंडर्ड मशीन्स और टूल्स रखे हैं। मान लो तो कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई लेटेस्ट मशीन ला के लगाई गई है, तो लेटेस्ट मशीन से क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, यानी प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। सीधी सी बात है, लेटेस्ट मशीन का मतलब ही क्या हुआ कि उसके प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और क्वालिटी भी अच्छी बनेगी, दोनों मतलब होता है। अरे भाई, फ़ोन जब हम खरीदते हैं तो उसका जब दूसरा वर्जन, तीसरा वर्जन निकलता है तो कुछ अच्छा ही निकलता है ना, यानी जो जो लेटेस्ट है वो सबसे अच्छा है, राइट। तो जो सबसे अच्छा है वो सबसे अच्छा आउटपुट देगा, क्वालिटी भी अच्छी देगा और आउटपुट भी अच्छा देगा, यानी प्रोडक्टिविटी भी अच्छा देगा। जिससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ह्यूमन रिसोर्सेज की, यानी जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन लेवल, काउंटिंग लेवल बढ़ेगा, ठीक है। थर्ड है साइंटिफिक डिसीजन। देखो बहुत सोचने वाली बात है, ये आध्यात्मिक बातें नहीं हो रही हैं, रीजनल बातें हो रही हैं, लॉजिकल बातें हो रही हैं। साइंटिफिक डिसीजन मतलब होता है जो भी हम डिसीजन लेंगे वो एकदम लॉजिकल होगा, एकदम वैज्ञानिक होगा। वैज्ञानिक मतलब कि ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो रहा है, ऐसा, भगवान भरोसे ऐसा नहीं। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मीन्स सिस्टमेटिक और बैलेंस डिसीजन। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है, यानी कि जनरली हम लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले भी कि एग्ज़ाम है, एक हफ्ते बाद है, तो हम बोलते हैं यार पढ़ लेंगे यार। तो जब ऐसा कहते हैं ना कि यार पढ़ लेंगे,
तो ये इम्बैलेंस डिसीजन है, ये अनसिस्टमेटिक डिसीजन है, ये भगवान भरोसे वाला डिसीजन है। तो जो भगवान भरोसे है वो साइंटिफिक कैसे होगा? साइंटिफिक का मतलब ये होता है कि आपको सोचना, अरे एक ही हफ्ता बचा है यार, 6 सब्जेक्ट पढ़ने, रोज एक एक पढ़ना पड़ेगा, तो फिर हम पढ़ना भी शुरू कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं सिस्टमेटिक डिसीजन, लॉजिकल डिसीजन या बैलेंस डिसीजन, ठीक है ना। तो वैसे बिजनेस के अंदर भगवान भरोसे नहीं होता, वो सब कुछ कैलकुलेटिव तरीके से होता है, सोच समझ के होता है, डिस्कशन करके होता है कि ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो ऐसा कुछ भी ठीक हो जाएगा ऐसा बोल के नहीं चलता बिजनेस के अंदर, ठीक करना पड़ता है, राइट। सो प्रिंसिपल्स train the manager to handle critical situation tactfully, otherwise the manager have to work analyze with trial and error method। यस, ये ट्रायल और एरर मेथड हमने ऊपर भी थोड़ा पढ़ा था इंट्रोडक्शन और मीनिंग में। पहली बात तो ये क्या लिखा है, प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स, जो सिद्धांत है वो मैनेजर्स को क्या करते हैं, सिखाते हैं कि भैया जो क्रिटिकल सिचुएशन आती है, क्रिटिकल मतलब एकदम बुरी स्थिति जब आ जाती है बिजनेस के अंदर, बहुत डिसीजन लेने पड़ जाते हैं, और बुरी स्थिति कुछ भी हो सकती है। 2 सीनियर एम्प्लॉयज़ में झगड़ा हो गया, तो 2 बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हो गया, तो ये बहुत क्रिटिकल है। मतलब झगड़ा तो नॉर्मल है, लेकिन फिर भी ये भी एक सिचुएशन आती है जिसमें मैनेजर को सुलह करानी पड़ती है, क्योंकि दोनों एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट हैं, दोनों में से किसी को निकाल भी नहीं सकता। अब दोनों कह रहे हैं या तो ये काम करेगा तो मैं काम करूँगा, तो प्रॉब्लम कैसे भी आ सकती है। ये तो चलो इंटरनल हो गई। एक्सटर्नल, बाहर मार्केट में गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया है, या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत महंगे हो गए, यानी जो रॉ मटेरियल में यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा महंगा हो गया मार्केट में, तो कई दिक्कतें कई सारी आ सकती है। तो प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें मीन्स मैनेजर्स को सिखाते हैं कि कैसे इन प्रॉब्लम को हैंडल करना है। टैक्टफुली का मतलब होता है सही तरीके से, सिर्फ हैंडल कैसे भी हैंडल कर लेना, हैंडल करना नहीं होता है, तरीके से हैंडल करना कि कुछ नुकसान ना हो और काम भी हो जाए। वो उसी तरह से कि भाई सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे वाली बात है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं, मतलब अगर मैनेजर्स प्रिंसिपल का इस्तेमाल अच्छे से नहीं करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर उनको ट्रायल और एरर मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमने पढ़ा था, ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है कि जब ये 14 प्रिंसिपल्स, यानी ये जो प्रिंसिपल्स नहीं थे जो हम पढ़ने वाले हैं, तो लोग तरीके यूज़ करते थे, ये तरीका यूज़ करते थे फेल हो जाता था, ये तरीका यूज़ करते थे फेल हो जाता था, ये तरीका यूज़ करते थे फेल हो जाता था, कुछ लोग का पास भी होता था नो डाउट, लेकिन ट्रायल और एरर मेथड चलता था। ट्रायल का मतलब होता है कोशिश, चलो ये कोशिश करते हैं, क्योंकि पता नहीं ना कि करना क्या है, जब नहीं पता तो कुछ भी करेंगे, तो फेल होने के चांस भी पूरे बनते हैं। लेकिन जब हम प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जो यहाँ पे दिए हुए इनको, तो हमें ट्रायल और एरर मेथड से गुजरना ही नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जो प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सल फिक्स है, वो सब जगह अप्लाई हो सकते हैं, राइट। So with the use of various management principles, one can get an idea about how to analyze the situation। Yes, उन principles के सहारे आप क्या कर सकते हो, सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो। जैसे कि कानून होता है, चलो और बहुत सिंपल, लॉ, देश में संविधान है, कानून है, लॉ है, तो हमें ये नहीं सोचना पड़ता कि यार ये घटना हो गई तो क्या करें, हर घटना के लिए नियम बने हुए हैं। हाँ, लेकिन घटना को एनालाइज करना है, कौन कितना गंभीर है, कम है, नहीं है, किसको तुरंत हॉस्पिटल ले जाना है, किसको पुलिस स्टेशन ले जाना है, कितना जल्दी कौन सी चीज़ निपटानी है, ये हमारे हाथ में होता है। लेकिन कानून सबके लिए बना है, तो उन कानून को अप्लाई करना है, बात खत्म, और प्रोसीजर जितना जल्दी हो सके वो करना है। वैसे ही प्रिंसिपल्स हैं कि बिजनेस की प्रिंसिपल, बिजनेस के नियम भी बने हुए हैं, तो नियमों को क्या करना है, आपको फॉलो करना है, जितना अच्छे से कर पाओगे उतना अच्छा है, राइट। सो एनालाइज द सिचुएशन और टू सर्च अल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड देयर रिजल्ट्स। यस, कभी कभी एक सोल्यूशन से काम नहीं चलता, तो हमें 4 सोल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं कि यार इसका और क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है, ठीक ना। बहुत बहुत सारी चीज़ें होती है कि भाई कोई कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी बी ने कोई ऐसा प्रोडक्ट निकाल दिया और उसकी वजह से कंपनी ए का जो है मार्केट डाउन हो गया, फिर कंपनी ए जो है वो सोचेगी ना कि क्या तरीका हो सकता है, तो 4-5 तरीके सोचेगी, अल्टरनेटिव ऑप्शंस, कि हम भी कोई नया प्रोडक्ट लगा लें, कि अपने ही प्रोडक्ट के दाम को कम कर दें, या अपने ही जो अपने प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी और इम्प्रूव करें, कई सारे ऑप्शंस हैं, राइट। तो साइंटिफिक डिसीजन, ऐसा नहीं कि इसने नया प्रोडक्ट निकाला उसकी वजह से मार्केट डाउन हो गया तो हम लोग भगवान भरोसे बैठे हैं कि इसका भी तो कभी ना कभी तो डूबेगा, ऐसा नहीं, हमें तुरंत क्विक एक्शन लेना है, राइट। चलो।
अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पे एक बात लिखिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझना बहुत ज़रूरी है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं उसे ऑर्गेनाइजेशन को मद्देनजर रखते हुए नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी बाकी सारी चीज़ों को भी ध्यान में रख के बनाए गए हैं। दे आर नॉट डेवलप ओनली फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ हैंडलिंग द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, बट दे गाइड मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस, तो जो प्रिंसिपल्स हम पढ़ने वाले हैं 14 और 6-20 के आसपास, उसमें बिजनेस के एंगल से तो चीज़ें ही हैं कि काम कैसे करना है, काम कैसे बांटना है, रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है, लोगों को हैंडल कैसे करना है, डिवीजन ऑफ वर्क कैसे करना है, प्लानिंग कैसे करनी है, सब कुछ दिया है। लेकिन सोसाइटी के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है सामाजिक जिम्मेदारी। तो सामाजिक जिम्मेदारी बिजनेस की क्या बनती है वो भी उसमें दिया हुआ है। सो दैट दे कैन फोकस ऑन प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट एट ए रीजनेबल प्राइसेस। तो प्रिंसिपल ये भी सिखाता है कि भाई आपको समाज में बेहतरी के लिए, समाज के ग्रोथ के लिए क्वालिटी वाला प्रोडक्ट देना है। यानी प्रोडक्ट में कुछ घपला नहीं होना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि समाज को अफेक्ट करें। अफेक्ट मतलब जैसे मान लो कोई खाने वाली चीज़ है और आपने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी हैं जो लोगों की सेहत के लिए नुकसानदायक है, यानी आप गलत काम कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है कि ताकि लोगों की सेहत बेहतर हो, और एट रीजनेबल प्राइसेस। रीजनेबल प्राइसेस मतलब मनमाना प्राइस नहीं रखना है, आपकी जो भी खर्चे हुए उसको और बाकी जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जोड़कर एक नॉर्मल सा प्राइस रखकर, जो ताकि अधिक से अधिक लोग खरीद सके, ये कोशिश होनी चाहिए। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहती है, बोलते हैं ना सामाजिक जिम्मेदारी क्या है, तो सामाजिक जिम्मेदारी ये है। अवॉइडिंग आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन इन मार्केट। क्या कह रहा है, आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक, जरा ध्यान देना। आई होप मोनोपोली के बारे में पढ़े रहोगे, आप नहीं पढ़े रहोगे तो बता दूं कि भाई आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन ये होता है कि कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो ना जानबूझ के मार्केट को डोमिनेट करते हैं। डोमिनेट क्या करते हैं कि स्टॉक भर के रख लेते हैं और मार्केट में सप्लाई नहीं करते हैं। तो जब मार्केट में सब बाकी जगहों से स्टॉक खत्म हो जाता है तो उसको महंगे दाम पे बेचने की कोशिश करते हैं। खासकर ये पाया गया है फूड आइटम्स में, ज़्यादा पाया गया है फूड इंडस्ट्रीज में। हम देखते हैं चावल गेहूँ को होल्ड कर दिया जाता है और होल्ड करने के बाद फिर उसको तब रिलीज़ करते हैं जब मार्केट में वो उसकी कमी हो जाती है। एक तो किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो सकता है। तो इस तरह से आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि जानबूझ के किया गया, आर्टिफिशियली, नेचुरली नहीं हुआ है, क्रिएट किया गया सिचुएशन। तो कभी कभी मार्केट में ऐसा सिचुएशन क्रिएट किया जाता है क्योंकि एक बेसिक प्रोडक्ट, कोई एक ऐसा प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है लेकिन एक के पास बहुत ज़्यादा है, तो उसने जानबूझ के रोका था ताकि मार्केट में महंगाई बढ़े। और आपको पता होना चाहिए कि जब मार्केट में कोई चीज़ नहीं मिलती है तो वो बहुत तेज़ी से महंगी होती है, और जब महंगा होता है तो बहुत लोग तब बेचते हैं। ठीक है, तो ऐसे मतलब गलत काम नहीं करना है, कहने का मतलब ये है। फेयर कंपटीशन, राइट, फेयर रेम्यूनरेशन, चेंज इन एनवायरनमेंट, हेल्थी वर्किंग प्लेस, स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरी। तो भाई ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर लिखा हुआ है कि आपको जानबूझ के कोई आर्टिफिशियल मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्रिएट नहीं करनी है, ठीक ना। फेयर कंपटीशन करना है, यानी कंपटीशन एकदम प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कुछ इलीगल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। फेयर रेम्यूनरेशन, यानी आपके यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो सोसाइटी से ही आकर काम करते हैं, सोसाइटी का ही वो लोग पार्ट होते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सामाजिक जिम्मेदारी में समाज से आए हुए लोग ही यहाँ काम करते हैं। रेम्यूनरेशन का मतलब मैंने बताया था इनकम, तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको फेयर वेजेस मिलना चाहिए, फेयर सैलरी मिलनी चाहिए, राइट। चेंज इन एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट का मतलब है जो काम करने का माहौल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। हेल्दी वर्किंग प्लेस, सेम हेल्दी वर्किंग प्लेस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं और बिल्डिंग गिर गई। तो सेफ्टी होनी चाहिए, आग लग जाए या और कुछ हो जाए तो सबके हेल्थ का ध्यान भी रहना चाहिए। और स्टैंडर्ड टूल्स एंड मशीनरीज, और जो मशीनरीज फैक्ट्री और जो भी टूल्स वगैरह इस्तेमाल हो रही है वो स्टैंडर्ड होने चाहिए ताकि किसी को चोट ना लगे, किसी का एक्सीडेंट ना हो। तो ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी बनती है एज अ बिजनेसमैन और एज अ बिजनेस, ठीक है। और ये भी हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिखाते हैं, ठीक है। चलो, इनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यस, R&D, ये बहुत आप सुनोगे और आगे भी सुनते रहोगे अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के स्टूडेंट हो, इवन साइंस के भी। तो R&D, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ R&D ना होता हो।
क्योंकि रिसर्च तो हर जगह हो रहा है, हर जगह कुछ ना कुछ नई खोज की जा रही है, चाहे वो आर्ट साइंस कॉमर्स कोई भी स्ट्रीम हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी सेक्टर हो, सब में हो रहा है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, इनकरेज करते हैं हमें क्या करने के लिए, कि हम और रिसर्च करें, और कुछ देखें, और कुछ समझें, और जानें, और सोल्यूशन निकालें। ये प्रॉब्लम आया तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, ये प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या होगा, और अच्छे अच्छे सोल्यूशन क्या होगा, राइट। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर डायनामिक। यस, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, बहुत डायनामिक है। हम इसको नैरो माइंड से नहीं सोच सकते, बहुत ब्रॉड माइंड से सोचना है इसके बारे में, क्योंकि ये यूनिवर्सल है। पहले पॉइंट में ही लिखा है, यूनिवर्सल का मतलब होता है पूरे ब्रह्मांड में लागू हो सकता है ये, चांद तारों में भी लागू होता है ये मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हालांकि चांद तारों में भाई भगवान या जो भी जिनका भी रोल है वो रोल है, तो हम उन तक जा नहीं सकते, लेकिन ये बोलते हैं ना, इम्प्लीमेंट तो सब जगह होते हैं। सो देयर नेचर गोज ऑन चेंजिंग अलॉन्ग विद द चेंजेस इन द बिजनेस वर्ल्ड। यस, हमने बहुत बार पढ़ लिया इसके पहले कि जो प्रिंसिपल्स हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इम्प्लीमेंट होंगे। तो जैसे जैसे बिजनेस चेंज होगा वैसे वैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन भी चेंज होगा। बिजनेस बढ़ेगा तो सीधी सी बात है, वहाँ पे काम करने वाले लोग बढ़ेंगे। बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वहाँ के काम करने वाले लोगों की सैलरी भी बढ़ेगी, राइट। ओवर द ईयर्स दे हैव डेवलप्ड टू सूट द करंट नीड्स। It enables the manager to bring consistent improvement in them. Management adopts new trends at working place automatically. तो कहने का मतलब ये है कि ये काम करते करते हमें समझ में आता है कि बिजनेस में 3 चीज़ों की ज़रूरत है। आज टाटा हो गया, रिलायंस कंपनी हो गई, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ जो बहुत पुरानी, जैसे टाटा कंपनी बहुत पुरानी है, तो आज से 100 साल पहले जो काम जिस पैटर्न से करते थे आज वो उस पैटर्न से काम नहीं करते हैं। हर 5 साल में 10 साल में हर कंपनी का पैटर्न जो होता है काम करने का चेंज होता है, कुछ नए नियम जुड़ते हैं, कुछ पुराने नियम निकाले जाते हैं। क्यों किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट करके। उन्हें पता चलता है, रिसर्च करके पता चलता है कि भाई इन चीज़ों की अब ज़रूरत नहीं है, तो उसे निकाल देते हैं। रिसर्च करके पता चलता है कि हाँ मार्केट में कुछ ऐसा चल रहा है, हमें भी अपने ऑफिस में अपने बिजनेस में ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए। तो रिसर्च करने के बाद वो अपने ऑफिस में नई चीज़ें डेवलप करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मतलब ये है कि खोज करके नई नई चीज़ें बनाना, नई नई चीज़ें निकालना, चाहे वो नियम हो गए, प्रोडक्ट हो गए, सर्विस हो गए, कुछ भी हो सकता है। दीज गाइडलाइंस हेल्प मैनेजर टू मेक कंपेरिजन ऑफ यूज्ड प्रिंसिपल विथ इट्स एक्सपेक्टेड आउटकम। यस, जो भी प्रिंसिपल्स हैं उनका इस्तेमाल करके हम जो भी गोल डिसाइड किए थे और फिर जो आउटकम आया है उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। हमने पढ़ा मैनेजमेंट क्या सिखाता है, प्लानिंग करना सिखाता है। प्लानिंग में हमने एक आंकड़ा सोचा कि भाई 100 करोड़ प्रॉफिट होना चाहिए। साल के अंत में जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को हम लोगों ने अपने प्लानिंग के दौरान जो सोचा था उससे कंपेयर किया कि भाई हमने जो सोचा था और जो आया दोनों में कितना अंतर है, या जो भी है बराबर है, ज़्यादा है, कम है, राइट। इफ नीडेड मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एट द मैनेजमेंट is having liberty to take decision in their own. Yes, 1 साल 12 महीने का होता है, जो प्लानिंग होती है वो भी 12 महीने की होती है, मतलब पूरे साल की होती है, राइट। कि इस महीने में हम ये बेचेंगे, उस महीने में हम बेचेंगे, इस महीने में सेल ज़्यादा होगा, दिवाली आ गई तो त्यौहार होता है ना। जैसे इंडिया जैसी कंट्री में त्यौहार, कई सारे त्यौहार आते हैं, गणपति, दिवाली, ईद, होली, ठीक ना, दशहरा, कई सारे त्यौहार हैं। तो इन सब त्योहारों पे सीधी सी बात है हमारे इंडिया में सेल, मतलब लोग खरीदारी करते हैं, मिठाइयाँ करते हैं, तो भी बहुत कपड़े वगैरह खरीदते हैं। शादियों का भी एक सीज़न हमारे यहाँ पे चलता है, ठंडियों में और गर्मियों में, राइट। तो जो बिजनेस होता है वो ऐसे ऐसे सिचुएशंस में अपने डिसीजंस को चेंज भी करता है। जैसे मान लो दिवाली का टाइम आया, तो दिवाली के टाइम पे बिजनेस डिसाइड करेगा हाँ भाई इतने % डिस्काउंट, लाइक 10% से 50% डिस्काउंट। तो ये क्विक डिसीजन चेंजेस है, ये हर साल फिक्स नहीं होता है, किसी साल 50%, किसी साल 10%, किसी साल 20%। समझ रहे हो मेरी बात। यहाँ पे जो पॉइंट लिखा है कि भाई मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो जैसे सिचुएशन आई वैसा हमने अपने रूल को बदला, क्योंकि हमें लिबर्टी है। मैनेजमेंट को क्या होती है, लिबर्टी होती है भाई कि वो अपने डिसीजन खुद ले सके, राइट। दीज ट्रेनिंग्स helps in developing scientific approach towards research and development and growth and development of the organization. Yes, तो जो
प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो क्या कर रहे हैं, वो ट्रेन कर रहे हैं बिजनेस को और मैनेजर को कि भाई कैसे अप्रोच करना है, कैसे साइंटिफिक अप्रोच लानी है, थिंकिंग लानी है, रिसर्च करनी है, फिर नई चीज़ें डेवलप करनी है ताकि बिजनेस का ग्रोथ हो सके, बिजनेस आगे बढ़ सके, राइट। फॉर एग्जाम्पल R&D डिपार्टमेंट ऑलवेज वर्क ऑन फाइंडिंग न्यू टेक्निक्स इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स एक्सेट्रा। देखो सब में लिखा है R&D सारे क्षेत्रों में काम करती है। न्यू प्रोडक्शन, यस, कोई नया प्रोडक्ट सोच लेगी। पहले मान लो प्रोडक्ट का शेप ऐसा था तो बोलेगी यार अब प्रोडक्ट का शेप ना ऐसा ऐसा होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, राइट। या प्रोडक्ट का शेप एकदम ऐसा होना चाहिए, बन नहीं पा रहा है, ठीक है। तो सेम फाइनेंस में, यानी कि इतना प्राइस रखते हैं, यहाँ से लोन लेते हैं, वहाँ पे देते हैं, राइट। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, इतना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, इतना टीवी पे करेंगे, इतना रेडियो पे करेंगे, इतना इंटरनेट पे करेंगे, इतना यूट्यूब पे करेंगे। ह्यूमन रिसोर्स, इतने लोगों को निकालना पड़ेगा, इतने लोगों को रखते हैं, इतने इंजीनियर्स हमें और चाहिए, इतने सेल्समैन हमें और चाहिए, इन सेल्समैन को मत रखो, इनको ट्रेनिंग देनी है। तो कई सारे डिसीजन है बिजनेस के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते कितनी सारी चीज़ें हैं सोचने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो R&D करके हम इन सारे डिसीजन पे आ सकते हैं, कई सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक ठीक। चलो चलते हैं फिर आगे। तो सिक्स्थ है हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। दोनों में फर्क है। कोऑर्डिनेट मतलब आप कह सकते हो कि चीज़ों को जोड़कर लेकर चलना, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन सेल्स डिपार्टमेंट से होना चाहिए, ठीक ना। सेल्स डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन अकाउंट डिपार्टमेंट से होना चाहिए, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट से होना चाहिए। रॉ मटेरियल का डिपार्टमेंट अकाउंट डिपार्टमेंट से होगा। अकाउंट डिपार्टमेंट एक्चुअली थोड़ा कॉमन है। कॉमन क्यों है? क्योंकि अकाउंट डिपार्टमेंट में पैसा होता है और पैसा हर क्षेत्र में जाता है, हर डिपार्टमेंट में जाता है। तो ये कोऑर्डिनेशन बने रहना चाहिए, क्योंकि जैसे एग्जांपल कि भाई अकाउंट डिपार्टमेंट को रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट ने क्या किया कि भाई बोला कि हमें 10 करोड़ का रॉ मटेरियल खरीदना है, इतने पैसे चाहिए। अकाउंट डिपार्टमेंट ने मान लो पैसे ही सप्लाई नहीं किए रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट को, तो जब रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा? बैठा रहेगा। प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो सेल डिपार्टमेंट क्या होगा? बैठा रहेगा। तो ये कोऑर्डिनेशन करना बहुत ज़रूरी है। कितना सेल हुआ ये अकाउंट डिपार्टमेंट के पास जाना चाहिए, इवन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास भी जाना चाहिए। इतना सेल हो चुका भाई, इतना और प्रोडक्शन करो। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन रॉ मटेरियल के पास जाएगी, भाई रॉ मटेरियल इतना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट करके चलना ही कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है ना। और कंट्रोल मतलब कि भाई सब व्यवस्थित चल रहा है कि नहीं चल रहा है, जो सोचा है समझा है, जिसको जो काम दिया है वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंट्रोल का मतलब ये होता है। कंट्रोल मतलब तो पता ही है। सो इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन इन कॉपरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। देखो लिखा भी है, सही में बहुत बड़ी बात है। हम जनरली दिमाग में छोटी मोटी कंपनियां सोचते हैं, रिलायंस, टाटा, बिरला, जिसमें हज़ारों, एक बहुत बड़ा ऑफिस होता है और एक साथ हज़ारों लोग काम करते हैं एक बिल्डिंग में, कई हज़ार लोग काम करते हैं। जब छूटते हैं ना तो वहाँ भीड़ लग जाती है। IT कंपनीज जो होती है, जैसे टाटा की IT कंपनी, TCS वगैरह हो गई, हज़ारों एम्प्लॉयज़, उनको कोऑर्डिनेट करना कितना मुश्किल का काम है। लेकिन फिर भी सिस्टम बनाया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है। और वो कौन सिखाता है? हमें प्रिंसिपल सिखाते हैं, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, राइट। It is also difficult task for manager to keep control on the performance of employees. Yes, साथ साथ ये भी देखना है, कोऑर्डिनेट तो करना ही है सारे डिपार्टमेंट को, सारी एम्प्लॉयज़ को। साथ साथ ये भी देखना है कि भाई एम्प्लॉय काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि टाइम पास कर रहा है, कि लैपटॉप पर बैठ के बस गेम खेल रहा है ना। तो ये भी हमें ध्यान देना है, राइट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऑफर सुटेबल सिस्टम वाइल एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? हमें सही डायरेक्शन देते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल कैसे स्थापित करना है, वो हम पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, ठीक ना। मुझे लगता है ना कि चैप्टर में सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स दिए होने चाहिए थे, उसके बाद उसके फीचर्स और उसके इंपॉर्टेंस दिए होने चाहिए थे, पर कोई बात नहीं, जैसा दिया वैसे ही पढ़ेंगे। डेवलप्स ऑब्जेक्टिव अप्रोच, यानी उद्देश्य कह सकते हो आप, कि मतलब एक ऐसी सोच जिसमें कि भाई
एक बढ़िया उद्देश्य हो या आगे बढ़ने की नीति हो। कहने का मतलब ये है, प्रिंसिपल्स क्या करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें हमारे अंदर डेवलप करते हैं, ऑब्जेक्टिविटी डेवलप करते हैं, ऑब्जेक्टिव सोच की अप्रोच डेवलप करते हैं, राइट। विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच। Managers can identify business opportunities, root causes of the problem in correct manner, and can provide appropriate solution on it. It builds confidence in the minds of the manager. Yes. तो जब हम सारे प्रिंसिपल की स्टडी कर लेंगे ना, इवन आप भी, आप 11th-12th में आप हो, आप भी बता पाओगे कि हाँ यार बिजनेस में ये नहीं, ये करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स तो आपको भी समझ में आने लगेंगे। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इतने पावरफुल हैं, वो आपको समझा देते हैं कि हाँ यार ऐसे नहीं, ऐसे करना है। देखो, मैंने एकदम सिंपल बात बोली, जैसे कि संविधान है, अपना लॉ है, कानून है, तो पुलिस वाले को सोचना पड़ता है क्या करना है, नहीं सोचना पड़ता है। सोचना इन द सेंस नया, उसके लिए नया कुछ नहीं होता है। सब चीज़ों के लिए एक नियम कानून बना हुआ है, बस उसे देखना है कि कानून, किस कानून का उल्लंघन हुआ है या किस कानून को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और फिर अपना काम करते हैं चुपचाप। जज वही करता है, वकील वही करता है, पूरा समाज वही कर रहे हैं, सब जगह पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन सब जगह बने हुए हैं। सेम बिजनेस के लिए भी, मैंने पहले कहा कि बिजनेस के लिए भी एक तरह के रूल और रेगुलेशन की तरह है 14 प्रिंसिपल्स, या जो भी प्रिंसिपल्स हैं आगे जो हम पढ़ेंगे। तो इस पॉइंट में हम क्या समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा माइंड डेवलप कर देता है मैनेजर का कि वो आगे तक की सोचता है, और नया क्या कर सकता है ये भी डेवलप करता है ये प्रिंसिपल्स, कि बिजनेस में और क्या नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब आज के डेट में इंटरनेट बहुत तेज़ी से बूम कर रहा है, आगे चल रहा है, बढ़ रहा है, तो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपने बिजनेस को इंटरनेट तक लेके आ जाएं, क्योंकि इंटरनेट से बहुत ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। तो ये नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन बिजनेस के लिए भी जो अभी तक इंटरनेट पे नहीं है, सिर्फ स्टोरों में है या किसी पर्टिकुलर प्लेस पे है। फिर कोई बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो उसके रूट कॉज में जाने, रूट कॉज का मतलब तो उसकी जड़ तक, तह तक जाने का जरिया बताता है प्रिंसिपल, और उसको सॉल्व करने का भी, जिससे क्या होता है मैनेजर का जो है कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। सीधी सी बात है ना, एक जज है तो जज कॉन्फिडेंट क्यों होता है कि उसका फैसला सही है, क्योंकि नियम कानून के लॉ बने हुए हैं जिसके हम कॉन्स्टिट्यूशन से लेते हैं, संविधान से लेते हैं। तो वैसे ही जब प्रिंसिपल्स ऑलरेडी बने हुए हैं तो मैनेजर भी बहुत कॉन्फिडेंट में रहेगा कि उसको पता है कि भाई ये प्रॉब्लम होगी तो इसका सोल्यूशन ये है, ये इसका सोल्यूशन ये हो सकता है इस हिसाब से, इस नियम के हिसाब से, इस तरीके के हिसाब से। ठीक है, तो आई होप समझ गए। अभी तक हमने पढ़ा कि हमने एक तो पहला तो पढ़ा था नेचर यानी फीचर्स ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हमने पढ़ा इस वीडियो में सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें पहला था प्रोवाइड यूजफुल इंसाइट टू द मैनेजर, हेल्पफुल इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजंस, अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D, और हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, और लास्ट था डेवलप ऑब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है, सो अगले लेक्चर में हम थियोरी ऑफ मैनेजमेंट पे आएंगे, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा हेनरी फोयल्स एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट। ये वो इंसान है जिसने बिजनेस वर्ल्ड को बहुत कुछ दिया है, या कॉमर्स इंडस्ट्री को भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो बाय।